हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, वो तो है ही इसके अंदर, प्लस उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। ओम्स लॉ क्या है? देखो, बड़ी लॉजिकल सी बात है। जैसे ये कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, और इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, ठीक है। तो उस बैटरी ने क्या किया, इसके एक टर्मिनल को पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव वाला लगा है तो ये इसका टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, और इसको नेगेटिव कर दिया। अब आप सोचो, इस बैटरी का एक पोटेंशियल है V, पोटेंशियल डिफरेंस, कि अगर इसमें लिखा है 10 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस कंडक्टर के दोनों एंड्स में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देती है बैटरी। अब वोल्ट को जरा खोल के सोचो आप, वोल्ट का मतलब क्या होता है? वोल्ट का मतलब होता है 10 जूल पर कूलम, है ना। वोल्ट का मतलब होता है जुलाई चल रहा, ओके। वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम, तो 10 वोल्ट का मतलब हुआ 10 जूल पर कूलम। इसका मतलब क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर एक कूलम के चार्ज को ये 10 जूल की एनर्जी दे देगी कि बेटा भाग, ठीक है। 10 जूल की एनर्जी दे दी भैया, 10 जूल की एनर्जी उसमें आई इस कंडक्टर के अंदर के चार्ज को, यानी इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो भागे, और किस तरफ भागे? पॉजिटिव एंड की तरफ भागे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पॉजिटिव एंड की तरफ भागे, ठीक है। अब आप सोचो कि यही अगर मैं चेंज करके 10 वोल्ट की बजाय इसको मैं कर दूं 20 वोल्ट, ओ तेरी सब उड़ गया, इसको मैं कर दूं 20 वोल्ट कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं पे 20 वोल्ट कर देता हूं, इसको मैं कर दूं 20 वोल्ट, है ना, 20, तो वही 20 वोल्ट का मतलब क्या है? 20 वोल्ट का मतलब है 20 जूल पर कूलम। 20 जूल पर कूलम का मतलब है कि अब एक कूलम के चार्ज को 20 जूल एनर्जी मिलेगी। वही जो एक कूलम के चार्ज को पहले 10 जूल एनर्जी मिल रही थी, अब एक कूलम के चार्ज को कितनी एनर्जी मिलने लगेगी? 20 जूल एनर्जी मिलने लगेगी, और 20 जूल एनर्जी से ऑब्वियसली वो चार्ज ज्यादा तेज भागेगा। अब यार, ज्यादा वर्क कर दिया ना हमने उस पे, भाई तुमको पीछे से धक्का पड़े छोटे बच्चे का तो तुम हल्का सा ऐसे हो गए, और तुमको खली का धक्का पड़ेगा पीछे से, किसी बॉडी बिल्डर का, बड़े से बॉडी बिल्डर का धक्का पड़ेगा, तो तुम कहीं के कहीं जाके गिरोगे। क्योंकि अब यही हो रहा है इस चार्ज के साथ, क्योंकि जब ज्यादा एनर्जी मिलती है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना। अब पहले हमने एक कूलम के चार्ज को ही 10 जूल एनर्जी दी, पर अब 10 की बजाय 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, मतलब एक कूलम के ही चार्ज को अब 20 जूल एनर्जी मिल रही है, तो यार वो तेज भागेगा। तेज भागेगा तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को जल्दी जल्दी क्रॉस करेगा, है ना। मतलब तेज भागेगा तो क्या बढ़ जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक के मिटाने से सारा क्यों मिटा, अच्छा ठीक। तेज भागेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा, है ना। अगर वो तेज भागेगा तो वो किसी भी क्रॉस सेक्शन को जल्दी जल्दी क्रॉस करेगा तो करंट बढ़ जाएगा। बस यही ओम्स लॉ कहता है कि अगर V बढ़ाओगे, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, तो क्या बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन इस डेफिनेशन में हमने एक पूंछ भी लगा दी। पूंछ हमने क्या लगा दी कि देखो क्या कह रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, है ना। बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो कहानी पूरी ठीक है। प्रोवाइडेड, कहां चल दिए भाई, कहां चल दिए? प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। तो ये हमने क्यों लगाया है कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो तभी V प्रोपोर्शनल टू I होगा। इसकी बात हम अभी करते हैं इसके प्रूफ के अंदर, ठीक है। सो ये हो गई आपकी ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। बट उसकी क्या जरूरत है, अभी देखते हैं। सो बच्चों, V इज प्रोपोर्शनल टू I, एंड जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहां पर वो कांस्टेंट आता है R। सो इक्वेशन बनती है V इक्वल टू IR। इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस कंडक्टर, और इसके बारे में आप पढ़ चुके हो V इक्वल टू IR की इक्वेशन। बट अभी इस रेजिस्टेंस के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। यहां पे प्रूफ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ का प्रूफ। 10th में तुमने ओम्स लॉ पढ़ा, ये स्टेटमेंट तुमने तब भी पढ़ी होगी, ये सारी बातें तुमने तब भी समझी होंगी, लेकिन
क्या नहीं पढ़ा? प्रूफ नहीं पढ़ा। तो अब प्रूफ हम यहां पर पढ़ते हैं। याद करो, याद करो, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन निकाला था, है ना? वहां से सारी कहानी शुरू होती है। सिंस I इक्वल टू ए एन ई वी डी, है ना? एंड वी डी की भी वैल्यू हमने निकाली थी। वी डी की वैल्यू आई थी ई बाय एम इंटू टाउ, है ना? ये हमने निकाला था। अच्छा, अब हम क्या करें कि वीडी की ये वैल्यू यहां डाल दें, तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा। तो ये आई क्या हो जाएगा? ये आई हो जाएगा ए एन ई, वीडी की ये वैल्यू यहां डाल दो। वीडी की ये वैल्यू अगर हमने यहां डाली ई बाय एम इंटू क्या हो जाएगा? ये टाउ, ई बाय एम इंटू टाउ। अच्छा, इसको सॉल्व करें। ए एन ई स्क्वायर ई बाय एम इंटू टाउ, आई इक्वल टू क्या बन रहा है? ए एन ई स्क्वायर ई बाय एम इंटू टाउ। ठीक है। अच्छा, अब जरा इधर आ जाओ वापस। ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ है एल और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है वो वी है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि हमने यहां पे क्या किया? एक एन को पॉजिटिव कर दिया, एक को नेगेटिव, तो आप जानते हैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वही है ये ई। ठीक है, तो ई वी और एल में क्या रिलेशन होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फंडा लगाओ यहां पे। ई वी और एल में क्या रिलेशन होगा? सिंस ई इज व्हाट? वी डिवाइडेड बाय एल। ई होता है वी डिवाइडेड बाय एल। तो यहां पे ई की जगह रखो ए एन ई स्क्वायर, ई की जगह रखो वी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब बस आपने क्या करना है कि v को एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ भेज देना है। तो v इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा? ये सब दूसरी तरफ मतलब i की तरफ भेज दिया, है ना? ml अपॉन a n e स्क्वायर टाउ रिलैक्सेशन टाइम इनटू i। ठीक है, और हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि v प्रोपोर्शनल टू i है। ध्यान से सुनना जरा, हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि v जो है वो i के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है, देखो v आ रहा है, i आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट होगा तो प्रूव हो जाएगा कि v जो है वो i के प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्या ये कांस्टेंट है? सोचो सोचो, बहुत सोचो आते हैं सर, सोचने से ही तो दिमाग खुलेगा। सोचो, m क्या है? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कांस्टेंट। L क्या है? L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, है ना? तो क्या ये लेंथ कांस्टेंट है? हाँ है तो कांस्टेंट, बट बदली तो जा सकती है। तार को काट दिया जाए, तार छोटी हो जाएगी, तार को खींच दिया जाए, तार बड़ी हो जाएगी, तार को हीट कर दिया जाए, तार बड़ी हो जाएगी। यानी कि काट सकते हैं, खींच सकते हैं, हीट कर सकते हैं। बट ये सब क्या है? ये सब है प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करना। भाई आप किसी भी वायर को काटोगे तो प्रेशर बढ़ाओगे ना उस पर, और खींचोगे तो प्रेशर बढ़ाओगे, और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर चेंज करोगे। हम क्या बोल रहे हैं कि यार प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं करना, फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखनी चाहिए। तो अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हमने रखी हैं तो एल चेंज नहीं हो सकता, है ना? फिर एल कैसे चेंज करोगे? अच्छा, तो फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तो एल कांस्टेंट है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे चेंज होगा? खींच के तार क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, या कंप्रेस करके तार मोटी हो जाएगी, या हीट करके तार पतली हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात आ गई कि टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो ए भी चेंज नहीं होगा। एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं चेंज होगी। ई इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कांस्टेंट है, नहीं चेंज होगा। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या था? याद करो, दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम था उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और वो कैसे चेंज होता है? वो चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करके। जब आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, वो तेज तेज भागते हैं। तो दो आयंस के साथ, या जितने भी आयंस हैं, जब तेज भागेंगे, अंधाधुंध भागेंगे, बिल्कुल रैंडमली भागेंगे, तो बहुत जल्दी कोलाइड करेंगे आयंस के साथ। तो दो कोलिजन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन टाइम लेता है उसे ही हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो अगर वो जल्दी कोलाइड करेंगे तो दो कोलिजन्स के बीच का टाइम घट जाएगा और टाउ चेंज हो जाएगा।
सो टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ कम हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट। this thing is constant only if the physical conditions like temperature and pressure are constant। इसलिए हमको यहां पे लिखना पड़ा कि भाई साहब V प्रोपोर्शनल टू I तो होगा, लेकिन होगा तभी अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो तो ही होगा। ठीक है, तो यहां से प्रूव हो गया कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन तभी अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, और ये पूरा हमारा कांस्टेंट होगा ओनली इफ फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। समझ में आई बात? ओके। लेकिन यहां से अपने को एक चीज और भी पता चली, और वो चीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें यहां पर हमने ना सिर्फ ओम्स लॉ को प्रूव किया बल्कि हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी मिला, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है और यह है V इक्वल टू I इंटू दिस। तो ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको तुमने टिप्स पे रखना है बिल्कुल। ठीक है, R हो गया R क्या मिला हमको, ml अपॉन AN E स्क्वायर टाउ। ठीक है, R हमको क्या मिला, ml अपॉन AN E स्क्वायर टाउ। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जानते होगे आप, जिसका सिंबल ये होता है कैपिटल ओमेगा, एंड 1 ओम क्या है, R की वैल्यू क्या आएगी, V डिवाइडेड बाय I, है ना। R की वैल्यू आपको यहां से क्या मिलेगी, R की वैल्यू आपको मिलेगी V डिवाइडेड बाय I। तो इसका मतलब क्या है कि जो ओम है यानी इसकी यूनिट दैट इज वोल्ट पर एम्पियर। तो अगर आपसे कोई बोले कि 1 ओम को डिफाइन करो, तो 1 ओम को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का 1 ओम कब होगा। अब आप सोचो कि ये R1 तब होगा ना जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो आपने किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया, आपने किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से उसके दोनों एंड्स में उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगा। अगर आपने किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगा, तो समझ जाओ कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर व्हेन the ends of the conductor are set up at a potential difference of 1 volt, or a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor. So resistance is said to be 1 ohm when a current of 1 ampere flows through the conductor when a potential difference of 1 volt is applied across its ends. ठीक है, ओके, समझ गए। So R equal to ml upon AN E square tau, R equal to ml अपॉन AN E स्क्वायर टाउ। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट निकलता है रेजिस्टिविटी, इसके बारे में भी 10th में थोड़ी सी बात की गई थी। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना R का, अगर हम इसमें से, अब इसमें जो पैरामीटर्स हैं M L A, ये 2 तरह के पैरामीटर्स हैं। एक तो है इसमें जो कंडक्टर की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई चौड़ाई, और दूसरा है जो कंडक्टर के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इनको अलग अलग करके लिखें, देखो डायमेंशंस वाला पार्ट हम अलग कर लें, डायमेंशंस के कौन से पैरामीटर्स हैं इसमें, L और A, तो वो हमने अलग कर लिया, तो ये हुआ M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, N E स्क्वायर टाउ, और L और A हमने अलग कर दिया, L और A अलग कर दिया। अब देखो, दिस इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नॉट ऑन द डायमेंशंस। सोचो इसमें डायमेंशन का कोई पार्ट ही नहीं आ रहा। जैसे कॉपर है आपके पास, अब कॉपर के आपके पास 3-4 पीस हैं अलग अलग लेंथ और एरिया के, लेकिन उन सारे पीसेस का उन सारे पीसेस के लिए m तो सेम होगा, बिकॉज m तो इलेक्ट्रॉन का मास है, वो सब में सेम है। n नंबर डेंसिटी ऑफ द कॉपर, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सारे कॉपर के हैं तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सबका सेम होगा। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब में सेम होगा। टाउ, और टाउ आपको बताया था कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और अगर उन चारों पीसीस का टेम्परेचर भी सेम है तो ये सब कुछ उनका क्या होगा, सेम होगा। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, और इसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को बड़ा लिखने की बजाय इस तरीके से लिखा जा सकता है,
और ये फॉर्मूला आपको 10th में बता दिया गया था, लेकिन आपको डिटेल में नहीं लेकर गए थे कि इसमें रो क्या है और ये सब क्या है। ठीक है, तो रो का फॉर्मूला है अपने पास m/n² टाउ। क्लियर? ठीक है, तो ये नेचर पे डिपेंड करता है। कॉपर का पीस है, आपने उसको खींच दिया, काट दिया, पिचका दिया, उसका रेजिस्टेंस जरूर बदलेगा, क्योंकि खींचने से, काटने से, पिचकाने से एल और ए तो बदल रहा है और रेजिस्टेंस एल और ए पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो खींचने से, काटने से, पिचकाने से चेंज नहीं होते, हीट करने से चेंज होगा, और वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। ठीक है, ओके। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बनी? R इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो रो का फॉर्मूला अपने को यहां से क्या मिला? रो का फॉर्मूला अपने को यहां से मिला आर ए बाई एल। रो इज आर ए बाई एल और R इज ओम। R की ऐसा यूनिट है ओम, A की मीटर स्क्वायर, L की मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, मीटर स्क्वायर से लिख के दिखाओ सर। यूनिट ऑफ रो क्या बनेगी? ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, 1 मीटर से मीटर कटा, सो दिस इज ओम मीटर। ठीक है, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखो न्यूमेरिकल, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं R इक्वल टू रो एल बाय ए वाले फॉर्मूले पे, कि भैया हमारे पास एक इतना लेंथ, इतना एरिया का हमारे पास एक पीस है, उसके साथ हमने ये छेड़छाड़ करी, उसको खींच दिया, काट दिया, कंप्रेस कर दिया, तो बताओ जो नई चीज बनी है, नया जो पीस बना है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? समथिंग लाइक दिस, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स रेजिस्टेंस डबल। एक वायर को खींच के उसका रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी प्रिंटिंग गलत हो गई यहां पे। दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, टू मेक इट्स लेंथ डबल। लेंथ डबल, रेजिस्टेंस कितना होगा वही तो हमने निकालना है, वही लिखा होगा ना नीचे, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ रेजिस्टेंस बिफोर स्ट्रेचिंग वाज 10 ओम। तो लेंथ हमने डबल कर दी। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं डबल किया, रेजिस्टेंस तो हमने निकालना है। अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ डबल, लेंथ हमने डबल कर दी। ठीक, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ द रेजिस्टेंस बिफोर स्ट्रेचिंग वाज 10 ओम। खींचने से पहले उसका जो रेजिस्टेंस था वो कितना था? 10 ओम। तो मान लेते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस R था, ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। उसका जो रेजिस्टेंस R था, दैट वाज रो इनटू L बाय A। दैट वाज व्हाट? दैट वाज रो इनटू L बाय A। ओके, अब जब आप किसी भी चीज का शेप चेंज करते हो, आपने मेंसुरेशन में क्लास 10th में पढ़ा है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में, कि अगर आप किसी भी चीज की शेप चेंज करते हो तो उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। और यही फंडा हमको यहां पर एक चीज निकालने में हेल्प करेगा, और वो क्या चीज है जरा ध्यान से देखो। देखो अपने पास ये वायर थी, ठीक है, अपने पास ये वायर थी। अब हमने क्या किया? इस वायर को हमने खींच दिया। तो वायर खींचने से अगर उसकी लेंथ डबल होती है तो उसका एरिया भी तो आधा रह जाएगा, पतली हो जाएगी ना तार। ये लेंथ डबल कर दी, लेंथ हमने इसकी क्या कर दी? डबल कर दी, लेकिन ये वायर जो मोटी थी ये पतली हो गई। तो अब हमको ये तो पता है कि ओरिजिनली अगर इसकी जो लेंथ थी L थी, मान लो वो दी नहीं हुई, मतलब हमने मान लिया कि L थी, तो नई लेंथ कितनी होगी? 2L। लेकिन अपने को एरिया का रिलेशन नहीं पता, क्योंकि नया रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें नया एरिया भी चाहिए होगा। तो अगर ये एरिया था A, तो ये एरिया कितना है? ये एरिया होगा बच्चों A/2। जितने टाइम्स लेंथ बढ़ जाती है उतने टाइम्स एरिया घट जाएगा। खींचने से वायर पतली हो जाती है, बट इतना मत सोचो, सीधा रखो। इसका वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम है A इंटू L, है ना, और इसका वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम है न्यू एरिया A डैश इंटू न्यू लेंथ, और वॉल्यूम बदलेगी नहीं। अब सोचो क्या कटा? L से L कटा, सो व्हाट यू विल गेट? A डैश इज A/2। अपने को क्या मिलेगा कि जो A डैश है वो A/2 है, सो न्यू रेजिस्टेंस है सपोज R डैश। अब यही हमने यहां पे टेक्निक यूज करनी है कि रो तो चेंज होगा नहीं, तो रो ही रहेगा, और L जो है 2L हो गया।
और a जो है वो a बाय 2 हो गया। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये रो l बाय a बचेगा एंड दिस रो l बाय a इज व्हाट, दिस इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि r डैश इज 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू r, है ना, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। और ओरिजिनली रेजिस्टेंस था कितना बिफोर स्ट्रेचिंग, 10 ओम, तो 4 इंटू 10 दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 40 ओम, 40 ओम। ठीक है, समझ गए। ये सब आपको नोट्स चाहिए होंगे ना, मैं एक काम करता हूं, मैं ये सारी स्लाइड सेव कर देता हूं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूं इस पीडीएफ का, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपके बड़े काम आएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपको और ज़्यादा मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर्स चाहिए, सैम्पल पेपर्स चाहिए, अभी तो आने वाले टाइम में आएंगे, और फॉर्मूला शीट्स चाहिए, काफ़ी सारे पीडीएफ्स हैं और अभी आगे आने वाले टाइम में और अपलोड होते जाएंगे, तो आप मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। मैं इसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो भी आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। अभी पूरा आपके थ्रू आउट द ईयर मैं उस पर मटेरियल डालता रहूँगा, आपके काम का जो भी है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा मामला। ये मैं आपको दे ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ पे आप सोचो फिर सोचो कि बच्चों अगर ये लेंथ ट्वाइस ना बड़ी होती, n टाइम्स बड़ी होती, है ना, तो यहाँ पे 2 की जगह हम n लिख देते कि हमने खींच के n टाइम्स बढ़ा दिया, तो एरिया a बाय n आता, तो ऊपर ये 2 ना आता, n आता, और यहां n आता, वो ऊपर चला जाता, n स्क्वायर हो जाता। तो एक शॉर्टकट हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर किसी वायर को n टाइम्स खींचो तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर मैं इसको कंप्रेस करता, पिचका देता मैं इसको, n टाइम्स मैंने इसकी लेंथ कम कर दी, तो एरिया n टाइम्स बढ़ जाता। सो दिस विल बी l बाय n एंड दिस इज n, तो नीचे आता n स्क्वायर, है ना। अगर तो आप खींच रहे हो तो n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर आप पिचका रहे हो तो n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी मोटी वायर्स जो हैं उनका रेजिस्टेंस कम है, फिर भी हम घरों में पतली वायर से यूज करते हैं क्योंकि हमको मटेरियल जो है वो बचाना है ना। हम सोचते हैं यार उतने ही मटेरियल से बहुत लंबी वायर बन जाए, तो हम रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा खेल जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन मटेरियल बचना चाहिए, कॉस्ट बचनी चाहिए। अच्छा, अगर इस तरह का आ जाए, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ द रेजिस्टेंस बिफोर स्ट्रेचिंग वाज 50 ओम। ये भी वैसे ही करना है। अब इस बार क्या किया कि ऐसा नहीं बोला कि लेंथ डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, इस बार बोल रहा है कि लेंथ जो है वो 10% बढ़ा दी। सो मान लो ओरिजिनली रेजिस्टेंस था R इक्वल टू रो L बाय A। अच्छा, अब न्यू लेंथ मान ले हम लोग L डैश, सो दैट इज व्हाट, दैट इज L प्लस 10% ऑफ L, which is what, 100 प्लस 10, 110 L बाय 100, यानी कि 11 बाय 10 L। सो न्यू लेंथ इज 11 बाय 10 L। सो न्यू एरिया इज 10 बाय 11 A। एरिया इनवर्स रेशियो में चेंज हो जाता है ना भाई, लेंथ डबल होगी तो एरिया हाफ हो गया, लेंथ ट्रिपल होती है एरिया 1/3 हो जाता, लेंथ 11 बाय 10 हुई है तो एरिया 10 बाय 11 हुआ है। लेकिन इतना दिमाग मत लगाओ, अगर नहीं लगाना तो ओरिजिनली वॉल्यूम कितना था A इंटू एल, न्यू वॉल्यूम कितना होगा, न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ इज 11 बाय 10 L। ठीक, L से L कट गया, A डैश कितना आया, A डैश आ गया 10 बाय 11A, A डैश आ गया 10 बाय 11A। ठीक है, सो A डैश इज व्हाट, A डैश इज 10 बाय 11A। सो R डैश न्यू रेजिस्टेंस, रो चेंज नहीं होगा, न्यू लेंथ R डैश इज रो इंटू L डैश बाय A डैश, सो R डैश इज रो इंटू L डैश, L डैश इज 11/10 एंड 10/11, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके। अब वही ना, n स्क्वायर ही करना है हमने। पिछले वाले क्वेश्चन में जो लेंथ थी वो 2 टाइम्स बड़ी थी, यहां पे लेंथ 11 बाय 10 टाइम्स बड़ी है, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, n स्क्वायर R। n स्क्वायर R मतलब 11 बाय 10 का स्क्वायर इंटू रो L बाय, है ना, विच इज
121 which is 121 by 100 into rho L by A is R। तो आपको यहां से क्लियरली दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस कितना बड़ा है, 21% बड़ा है। लेकिन जिनको नहीं दिख रहा है उनको मैं बता दूं कि न्यू रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। सो दिस विल बी द परसेंटेज चेंज। तो ये परसेंटेज चेंज हम यहां से निकाल लें, जगह हमारे पास बची नहीं है, क्या करें, निकाल के छोटा कर दे, अब बच गई, ठीक। ओके, आर डैश माइनस आर बाय आर इंटू 100 कैसे आएगा, दिस इज व्हाट आर डैश, विच इज व्हाट, भाई आर डैश की तो वैल्यू आ रही थी 121 बाय 100 आर, तो आर डैश बाय आर कितना हो जाएगा, आर डैश बाय आर हो जाएगा 121 बाय 100। और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये हमें कैसे मिलेगा, अगर हम दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, पहले तो मैंने दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने दोनों तरफ को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमको ये चीज मिले, ये चीज मिले, यही तो हमको परसेंटेज चेंज देगी, है ना। अब यहां से एलसीएम लो, आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, तो दैट इज व्हाट 121 माइनस 100 अपॉन 100, 100 से 100 कटा, 121 माइनस 100 दैट इज 21%। तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, 21%। ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, रेजिस्टिविटी के बारे में यहां पे थोड़ी सी बात कर ले हम, कि रेजिस्टिविटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की यहां पे दी हुई है। ऑब्वियसली जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखो बच्चों, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक चीज होती है विच इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, सेकंड बुक में तुम पढ़ोगे सेकंड पार्ट में। सो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी। वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टिविटी, तो उसी टर्म से बात करते हैं। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत कम है, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम है, इसीलिए तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, जो करंट के फ्लो को अपोज करे चीज। और करंट के फ्लो को अपोज क्यों किया जाता है, जो बड़े बड़े आयंस पड़े होते हैं उनसे टकराता हुआ इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस वजह से उसमें रेजिस्टेंस आता है, और रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टिविटी है, या रेजिस्टिविटी की वजह से रेजिस्टेंस कह लो, जैसे भी कह लो। तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम है, तभी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उससे थोड़ी ज्यादा है सेमीकंडक्टर्स की, और जो इंसुलेटर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है, इसीलिए दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये रेंज तुम देख रहे हो, ये 10 की पावर -8 के ऑर्डर में है सारे, ये 10 की पावर -8 के ऑर्डर में है। अगर यहां तक हम देखें, ये है मेटल्स, मरकरी तक, नाइक्रोम और मैंगनीन, दे आर एलॉयज, और जो एलॉयज हैं इनकी रेजिस्टिविटी है तो 10 की पावर -8 के ऑर्डर में, लेकिन है मेटल से ज्यादा, है ना। मरकरी की 98 है, इसकी 100 है, इसकी थोड़ी कम है। तो कुछ एलॉयज जो है दे आर बेटर कंडक्टर्स देन मेटल्स, और कुछ एलॉयज जो है दे आर बैड कंडक्टर्स देन मेटल्स। जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, आयरन है ना, एज अ कंडक्टर जिनको हम यूज करते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी तो बहुत ही कम है, उनके कंपैरिजन में एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है बहुत ज्यादा है, बट मरकरी की उनके कंपैरिजन में ही है। तुम देख रहे हो मरकरी हम लोग यूज भी नहीं करते थे वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि लिक्विड है। इंसुलेटर की देखो, अच्छा इंसुलेटर्स की 10 की पावर 14, 10 की पावर 16, है ना, कितनी ज्यादा है। और सेमीकंडक्टर्स की अगर तुम देखो तो ठीक बीच में है, -8, 10 की पावर -8, 10 की पावर +14, ये 0 के आसपास है ना, 0 के आसपास है, मतलब उनके बीच में भी क्या कह लो, इससे 10 की पावर 8 ज्यादा है लेकिन इससे 10 की पावर 14 कम है। तो सेमीकंडक्टर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इनके बारे में तुम पढ़ोगे चैप्टर 14 में। अभी अपने को ये वैल्यूज याद नहीं रखनी है, जस्ट हमको आइडिया लेना है कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की सबसे कम होती है, इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर्स की उनके बीच में होती है। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, कंडक्टेंस एक सिंपल सी चीज होती है जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल G से, एंड इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जिस चीज का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसका कंडक्टेंस उतना कम होता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ml/an e² टाउ, सो दिस विल बी an
ई स्क्वायर टाउ बाय एम एल, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है, देखो ये किसका उल्टा है, रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, तो इसकी एसआई यूनिट है ओम इनवर्स। ओम की स्पेलिंग होती है OHM, तो हमने इसकी एसआई यूनिट एक और बनाई है, हमने OHM की स्पेलिंग उल्टी कर दी मोह, मोह माया वाला मोह। तो ये इसकी एक एसआई यूनिट मोह भी है MHO, और इसकी एसआई यूनिट सीमेंस भी है जिसका सिंबल है कैपिटल एस। एक साइंटिस्ट सीमेंस के नाम पे इसकी यूनिट दी गई है, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसकी जितनी कम होगी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, वो और बेटर कंडक्टर होगा। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो उनकी कंडक्टिविटी सबसे हाई आएगी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था m/an e स्क्वायर टाउ, सो दिस विल बी an e स्क्वायर टाउ बाय, ए तो नहीं आएगा ना, सॉरी, इसमें n e स्क्वायर टाउ बाय m, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी क्या हुई सोचो, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट थी ओम मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मोह मीटर इनवर्स, या सीमेंस मीटर इनवर्स, है ना, सीमेंस मीटर इनवर्स। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का म्यू ई सिंबल है, एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात का मतलब क्या है, देखो मोबिलिटी का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल कितना मोबाइल है, मोबाइल मतलब वो कितना इजीली ट्रेवल कर सकता है, ठीक। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो ट्रेवल करता है वो इसीलिए करता है कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है। तो सोचो ज्यादा मोबाइल कौन सा चार्ज पार्टिकल होगा जो ज्यादा इजीली फ्लो कर सके, और ज्यादा इजीली फ्लो या ज्यादा इजीली ट्रेवल कौन कर सकेगा, जो कम इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई भाग गया, तो मतलब वो ज्यादा मोबाइल है, वो ज्यादा इजीली मूवेबल है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मोबिलिटी अगर तुमने निकालनी है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, सो दैट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगा, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, उतना ज्यादा वो मोबाइल होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें ई बाय एम इंटू टाउ होता है, तो वही हम यहां पे वीडी की वैल्यू रख दें, और यहां पे एक ई तो था नीचे, तो ई से ई कटेगा, तो हमें मिलेगा ये, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी, सॉरी। और एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट इसकी क्या बनेगी, एसआई यूनिट इसकी बनेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, ठीक। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ओके, नेक्स्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है बच्चों, जैसे ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में हमने देखा कि एक करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे। एक करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये रहा ए, और आप जानते हो कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ होगा ये, सो दिस इज एरिया वेक्टर ए, ठीक। अच्छा, तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, दिस इज द करंट डेंसिटी। सपोज यहां पर इसका जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है और 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो पर मीटर स्क्वायर करंट कितना हुआ, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड करंट डेंसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, देखो करंट डेंसिटी में काफी कुछ है, अगर आप जेई वगैरह में देखो, बट अभी 12th के सिलेबस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो सिर्फ इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। क्लियर, ओके। सो
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्या है बच्चों, देखो जैसे J है I डिवाइडेड बाय A, J क्या है I डिवाइडेड बाय A, I डिवाइडेड बाय A में I की अगर तुम वैल्यू डाल दो, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखा था I इक्वल टू ए एन ई वी डी, तो I की जगह अपन ने डाल दिया ए एन ई वी डी और A का ए तो हमने लिखा रहने दिया, ए से ए कट गया, सो दिस विल बी व्हाट एन ई वी डी। अब ये आ गई हमारे पास करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला। अब अगर आप यहां पे वीडी का फॉर्मूला डाल दो, वीडी क्या होता है ई ई बाय एम इंटू टाउ, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्व करके देखो इसको, क्या मिलेगा आपको, J इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई बाय एम इंटू टाउ, एन ई स्क्वायर ई बाय एम इंटू टाउ। ठीक, अब देखो जरा ये वैल्यू किसकी है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम दैट इज सिग्मा, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करके ऐसे तो लिख ही सकते हो ना कि एन ई स्क्वायर टाउ पहले लिख लिया, एन ई स्क्वायर टाउ पहले लिख लिया बाय एम इंटू इस ई को बाद में लिख लिया, है ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस ई को बाद में लिख लिया। सो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इज व्हाट, इट इज सिग्मा इंटू ई इंटू जे, नॉट इंटू जे, इक्वल टू जे। ये जो हमारे पास है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यानी करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि J वेक्टर है, E वेक्टर है, अभी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस इज वेक्टर, दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर आप इसको ऐसे लिखो, J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर, सो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यही है दोनों, लेकिन बस वेक्टर फॉर्म में उसको लिख देना वेक्टर का साइन लगा के, सो दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, बच्चों कुछ सिचुएशंस हमको ऐसी मिलती हैं जहां पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। ओम्स लॉ के वैलिड ना होने का क्या मतलब है, ओम्स लॉ के वैलिड होने का क्या मतलब है कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा, और ओम्स लॉ वैलिड नहीं है तो V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। तो कहां कहां पर हमको वो ग्राफ मिलता है जहां पर V और I प्रोपोर्शनल नहीं है। पहले तो हम ये देखें कि अगर V और I प्रोपोर्शनल होंगे तो V और I का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, 10th में आपने पढ़ा है ना। ये V अगर हमने यहां पे ले लिया, सो दिस इज V, दिस इज I, यहां पे V लो, यहां I लो, तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन ये यहां पर देखो तीन ग्राफ में लेकर आया हूं एनसीईआरटी में, जो तीन ग्राफ दिए हुए हैं जो V और I के ग्राफ है, लेकिन आप देख रहे हो कैसे अजीब अजीब सी शेप्स इनकी आ रही हैं। तो जरा डिस्कस करते हैं। ये है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ जहां पर V और I प्रोपोर्शनल नहीं है। एक बात याद रखना, V इक्वल टू IR इज नॉट ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR इज वैलिड इन एवरी सिचुएशन, वो इन सब के लिए वैलिड है। ओम्स लॉ है V प्रोपोर्शनल टू I, तो जहां पर V प्रोपोर्शनल टू I नहीं आएगा वहां पर हम लोग बोलेंगे कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। लेकिन उन जगहों पर भी V इक्वल टू IR इक्वेशन बिल्कुल ठीक काम करती है। अब वो डिपेंड करता है ना कि रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, बट V इक्वल टू IR तो तब भी काम करेगा। ठीक है, सो पहली सिचुएशन ये है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये एक नॉर्मल कंडक्टर का है। हम देख रहे हैं कि फॉर हायर वैल्यूज ऑफ V, ये जो ग्राफ, ये जो डॉटेड लाइन है कि ये स्ट्रेट जाना चाहिए था, ये आप देख रहे हो ऊपर की तरफ ऐसे कर्व हो रहा है, क्योंकि हायर वैल्यूज ऑफ V पे करंट उतना तेजी से नहीं बढ़ता, तो प्रोपोर्शनल नहीं होता, है ना। V ज्यादा बढ़ता है, करंट कम बढ़ता है। ठीक, तो यहां पे अगर हम इस रीजन में देखें तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I नहीं आ रहा। ये जो दूसरा ग्राफ है ये एक सेमीकंडक्टर का है, विच इज गैलियम आर्सेनाइड। इसके बारे में आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में। यहां पर देखो कैसा अजीब सा इसका ग्राफ आ रहा है। अब यहां पर खास बात क्या है कि अगर आप कोई भी करंट की वैल्यू लो, जैसे मैंने ये करंट की वैल्यू ली, ठीक है, यहां से मैंने स्ट्रेट लाइन खींची, जो पता नहीं कौन से कलर की आई, यहां से मैंने स्ट्रेट लाइन खींची, तो मैं देख रहा हूं इसी वैल्यू ऑफ I के लिए, मतलब I की यही वैल्यू इस वाले V पर भी है
और इस वाले V पर भी है ना। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो I की यूनिक वैल्यू आ रही है फॉर ईच V, यहां पर I यूनिक आ ही नहीं रहा है। और यहां पर आप देख रहे हो नॉन लीनियर रीजन, यहां से यहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ओम्स लॉ वैलिड है। यहां से लेकर यहां तक आप देख रहे हो ये कर्व जा रहा है, सो दिस इज नॉन लीनियर रीजन। और यहां पे आप देख रहे हो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन लिखा है इसका क्या मतलब है, अगर ये V है ये I है तो जो रेजिस्टेंस होगा R, आप जानते हो कि R होता है V बाय I, है ना। R क्या होता है, R होता है V बाय I, और V बाय I क्या है, इस ग्राफ की स्लोप का रेसिप्रोकल। भाई स्लोप होती है y बाय x, तो इस ग्राफ की स्लोप होगी I बाय V, बट दिस इज V बाय I, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन स्लोप, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, कि मतलब अगर मैं यहां पर एक और लाइन बना दूं, अगर मैं यहां पर एक दूसरी लाइन बना दूं ये और मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो जिसकी स्लोप कम है। इस ग्रीन वाली लाइन की स्लोप कम है क्योंकि ये लेस स्टीप है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस इज 1 अपॉन स्लोप। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा, स्लोप अगर नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। और आप जानते हो स्लोप क्या होता है, जैसे ये एंगल यहां से बना रहा है θ1, तो इस लाइन की जो स्लोप है वो होगी tan θ1, तो इसका जो r है दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ tan θ1, दैट इज cot θ1, है ना। इसका रेजिस्टेंस होगा cot θ1, और ये एंगल है θ2, तो इसका रेजिस्टेंस होगा cot θ2, सिंपली, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि यहां पे अगर आप देखो कि इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसकी स्लोप कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन है तो ये दोनों ही क्या है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, और एक्यूट एंगल्स पे tan थीटा हो चाहे cot थीटा हो वो पॉजिटिव आएगा। यानी ऐसे केस में रेजिस्टेंस है पॉजिटिव। बट यहां पे अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, कर्व की स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके, जैसे अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां पे, है ना, इस वाले रीजन में कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट यहां से ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। इस वाले एक्सिस को फिलहाल थोड़ी देर के लिए यहां खींच दो, अभी मिटा देंगे। ये वाला एंगल जो है थीटा, दिस विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। यहां पर आप कहीं पर भी टेंजेंट बनाओगे तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, स्लोप नेगेटिव आएगी, यानी रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। सो दिस इज द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। समझ गए बात को। तो ये बड़ी अजीब सी चीजें आ रही हैं, ये तो अपन ने पहले पढ़ा ही नहीं। तो ओम्स लॉ इनमें वैलिड ही नहीं है, V प्रोपोर्शनल टू I कहीं से भी नहीं है, गैलियम आर्सेनाइड। तीसरा, यहां पे अगर आप एग्जांपल देखो तो ये वाला जो अगर आप देख रहे हो ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ है एक सेमीकंडक्टिंग डायोड का, लेकिन वो भी आपको नहीं पता क्या होता है, उसके बारे में भी 14th चैप्टर में 13th चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। इसमें भी आप देख रहे हो कि V के लिए I तो पहले धीरे धीरे बढ़ा और फिर I अचानक एकदम से बढ़ा, और अगर हम V की वैल्यू रिवर्स कर दें तो I पहले तेज बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो गया। तो ये सब क्यों होता है, ये सब हमको वहां पे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उस वाले चैप्टर में। यहां पर आपको सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना है, ये डायोड है, ये गैलियम आर्सेनाइड है, ये नॉर्मल कंडक्टर है एट हाई वोल्टेज पे। यहां पर भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, गैलियम आर्सेनाइड में भी नहीं है, डायोड में भी नहीं, ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, प्रिपेयर कर लेना ये सारे टॉपिक्स। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।